हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे प्यारे बच्चों लेके आए हैं आपके लिए हिंदी का। जी हाँ, 11 टॉपिक है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण 11 टॉपिक, यानी कि हम बात करेंगे इसमें चाहे आपका हिंदी गद्य विकास से हो, हिंदी गद्य साहित्य, या फिर आप कहें कि वो हमारी कहानी से हो, या फिर गद्यांश पद्यांश श्लोक व्याकरण का मुहावरे से लेकर हर एक टॉपिक को प्यारे बच्चों इसमें कवर किया गया है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो कम से कम आप 37 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। जी हाँ, 5-5 अंक की तो आपको जीवन परिचय हो जाएगा, 10 अंक आपका गद्यांश ही हो जाएगा। तो अगर पूरा करेंगे तो आपका प्यारे बच्चों पूरा गेन करने वाले हैं। और वैसे भी मैं प्यारे बच्चों SKM स्टडी यूट्यूब पे पहली बार फ्री में PDF प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, फ्री में PDF प्रोवाइड कर रहा है टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। आज का लाइक टारगेट प्यारे बच्चों 1000 लाइक टारगेट रखते हैं। आशा करते हैं आप लोग प्यारे बच्चों पहुंचा देंगे, क्योंकि हर एक वीडियो में जो अपना प्यार बना रहे हैं इसी तरीके से प्यारे बच्चों चाहिए, ठीक है ना। और जो कहेंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। जितना मेहनत आप कहेंगे प्यारे बच्चों उतना हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा 2022 में 100 में से 100 अंक हमें सामान्य हिंदी में आपको दिलाना है और आप लेके आएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि सारे प्रश्न A to Z, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो कि पढ़ाया नहीं जाएगा, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपको दिया नहीं जाएगा। सारी चीजें डिटेल में मिलेगी। कोई आपको प्यारे बच्चों 1-2 प्रश्न पढ़ा के यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा। शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, यानी कि हर एक प्रश्न को जोड़ना, उसको आप तक पहुंचाना, हर एक वीडियो को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना, ये हमारा कर्तव्य है प्यारे बच्चों। वही चीजें आपको हम देंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगी। बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे, वीडियो के बाद आप जो PDF नोट्स है फ्री में मिल रहा है टेलीग्राम पर, उसको पढ़ लेंगे, तो इस बात की 100% गारंटी है प्यारे बच्चों कि पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का प्यारे बच्चों 11 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, विथ आंसर यानी कि विथ सॉल्यूशन के साथ बोर्ड परीक्षा 2022 में 100 में 100 आपको अंक पक्का करना है और हम आपको करवाएंगे। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों जो टॉपिक रखे हिंदी गद्य साहित्य का विकास से लिए हैं, और यहाँ पे बहुविकल्पी मैंने रखा है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी ही प्रश्न उठते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुविकल्पी रखा है। और कहाँ से बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न उठते हैं उसको भी आपको हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जो जहां से जितने भी प्रश्न उठेंगे हर एक सारी चीजों को आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे है प्रश्न, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, यानी जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना किसने किया था? गुलाब राय, सुमित्रानंद पंत, राय कृष्णदास या श्याम सुंदर दास? तो गुलाब राय, सुमित्रानंदन पंत या राय कृष्णदास या श्याम सुंदर दास? तो काशी नागरी प्रचारणी की सभा की जो स्थापना किए थे वो किए थे श्याम सुंदर दास। किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2022 में प्यारे बच्चों आपको अच्छा खासा नंबर गेन करना है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है यहाँ पे? बाल बोधिनी पत्रिका, यह बाल बोधिनी क्या है? एक पत्रिका है, और इस पत्रिका के संपादक कौन है? यानी कि बाल बोधिनी पत्रिका को किसने लिखा? अब कहेंगे सर ये पत्रिका क्या होती? मैगजीन सुने हैं आप लोग? जब मार्केट में जाते हैं तो वहां ढेर सारी कहानियां मिलती है, बीरबल की कहानियां, भूतों की कहानियां, चुड़ैल की कहानियां, वही पत्रिकाएं हैं। जैसे कि भी आप अपने प्रधानमंत्री मोदी पर लिखा जाए पत्रिका, आपके स्कूल कॉलेज में कभी कभी छपती है पत्रिका, वही है पत्रिका। तो बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या काशीनाथ खत्री? तो बाल बोधिनी पत्रिका के जो संपादक थे मेरे प्यारे लाडलो, वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो हरिश्चंद्र जी थे यह बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, यानी कि बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वो क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा किसकी है, यानी कि इस रचना जो ये रचना की विधा है, यह रचना है किसने लिखा था, ठीक है ना, यानी कहां से ये लिया गया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आवारा मसीहा विधा से है, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण फिर, या फिर शिव शिखर से सागर तक। तो क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, वो है आपका नीड़ का निर्माण फिर। किसका है प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। और इसकी आप लोग फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीडीएफ है एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर प्यारे बच्चों फ्री में पूरा इसका नोट्स सेंड कर दे रहा हूं, बस यही आप नोट्स पढ़ते जाइए और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप वीडियो देख लेंगे तब फिर नोट्स डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये टिप्स आप जरूर फॉलो करिए। अगला यहाँ पे प्यारे बच्चों दूसरा मैंने टॉपिक लिया है हिंदी काव्य साहित्य का विकास। अगला मैंने टॉपिक कहां से उठाया है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। यहां से केवल व केवल आपके बहुविकल्पी ही आते हैं और यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं बनता, यानी कि जो प्रश्न बनेगा केवल व केवल उसी को प्यारे बच्चों आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना, केवल व केवल हम आप तक उसी को पहुंचाएंगे जो प्रश्न आपको बनेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था, यानी जो गोस्वामी तुलसीदास हैं इनके बचपन का नाम क्या था, तुकाराम था, आत्माराम था, सीताराम था या राम बोला था। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला था। क्या था, राम बोला था, ठीक है ना, राम बोला। अगला यहां पे प्रश्न है सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, जो सूकर खेत नामक स्थान है वह किससे संबंधित है, तुलसीदास से है, कबीरदास से है, नंददास से है, सूरदास से है। तो सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है, तो वह प्यारे बच्चों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क, यानी कि तुलसीदास। जो तुलसीदास से प्यारे बच्चों सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। राइट आंसर इज द क्वेश्चन नंबर ए। अगला यहां पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है, यानी कि कौन कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है, नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास, लालदास अर्थात नाभादास। तो कृष्ण काव्यधारा के जो कवि हैं, नंददास भी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, सूरदास भी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, और प्यारे बच्चों कौन है, और आपके चतुर्भुज दास भी प्यारे बच्चों आपके कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। बट जो लालदास और नाभादास यह कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो कौन कृष्ण काव्यधारा कवि नहीं है, लालदास और नाभादास। आंसर आपका घ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टॉपिक नंबर 3 लिया है जो कि बहुत ही बेस्ट है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, प्रमुख काव्य कृतियां और उनके रचनाकार। और यहां से आपका प्यारे बच्चों बहुत ही इसको अच्छे से पढ़ना है, यहां से बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी प्रश्न बनेंगे, या तो यहाँ पे बहुविकल्पी बनेगा, या तो इससे बहुविकल्पी बनेगा, या तो अति लघुत्तरी प्रश्न बनेगा। हर एक प्रश्न 1 अंक आपको गेन करवाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आदिकाल के रचनाकार देखेंगे और उनकी कौन कौन सी काव्य कृतियां हैं। जैसे खुमान रासु, यह एक काव्य कृति है, किस काल की, आदिकाल की। इसके रचनाकार कौन है, तो वह है दलपति विजय। कौन है, दलपति विजय रचनाकार है। किसके रचनाकार है, खुमान रासु। खुमान रासु क्या है, काव्य कृति है, किस काल की है, आदिकाल की है। सारी चीजें आपको समझ आ रही है। खुमान रासु क्या है, काव्य कृति है, रचनाकार कौन है, दलपति विजय, किस काल की है, आदिकाल की है। दूसरा यहाँ पे है द्विसल देवरासु जो काव्य कृति है यह किसकी है, यह नरपति नाल्ह की है। किसकी है, नरपति नाल्ह की प्यारे बच्चों है। क्लियर है। पृथ्वीराज रासु जो काव्य कृति है, सन 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो पृथ्वीराज रासु किसकी है, तो यह चंद्र बरदाई की है। किसकी है,
चंद्र बरदाई की है। अगला है कीर्तिलता। क्या है प्यारे बच्चों? कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है यह प्यारे बच्चों किसकी है? तो कीर्तिलता जो है यह आपकी है विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की है। अगला है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? तो जय मयंक जस चंद्रिका जो है यह मधुकर भट्ट की है। किसकी है? मधुकर भट्ट की है। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे बच्चों भक्ति काल से केवल 2 ही प्रश्न पूछा गया था, यहां से काव्य कृति और रचनाकार से, इसलिए मैंने 2 ही लिया है। साहित्य लहरी और कवितावली बनी थी। तो साहित्य लहरी किसकी है? 2013 और 16/11 में पूछी गई थी, सूरदास की है। तो ये सब यूपी बोर्ड में आपके पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैंने प्यारे बच्चों इन सभी को उठाया है। कवितावली किसकी है? तो यह गोस्वामी तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास जी की है। इतनी सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे चौथा टॉपिक लेके है पद्यांश। जी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पद्यांश है। पहले पद्यांश को अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक कर प्रश्नों का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? समर्पण लो सेवा का सार। यहां पे पद्यांश क्या प्यारे बच्चों? समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विकत विकार। अगला है यहाँ पे, अगला क्या है? आगे का लाइन, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो यह आपका क्या है? यह आपका क्या है? यह आपका है प्यारे बच्चों पद्यांश। यह आपका क्या है? पद्यांश। तो सबसे पहले आप पद्यांश को पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में, उसके बाद इसका एक एक कर उत्तर देंगे। तो यहां पे सबसे पहला प्रश्न आपका बनेगा कि पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। सबसे पहला यही प्रश्न बनेगा यहाँ पे। तो पद्यांश के शीर्षक यानी कहां से यह लिया गया है, शीर्षक कौन है और इनके कवि क्या हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से लिया गया है। तो यानी कि शीर्षक कौन है? श्रद्धा मनु है और इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना आप लिख देंगे तो आपका प्यारे बच्चों 1 अंक क्लियर हो जाए, क्योंकि 2-2 अंक का रहेगा। 5 क्वेश्चन बनेंगे, मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन बना दिया हूँ। 5 क्वेश्चन बनेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 अंक का, यानी कि आपका 10 अंक का पद्यांश आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों क्या पूछा है। अगला प्रश्न यही पूछेगा कि उपर्युक्त जो पद्यांश है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी कि यहां से यहां तक रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश क्या है? आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। याद रखना, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। इसी का हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? व्याख्या करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या हो जाएगा। इसका व्याख्या हो जाएगा, श्रद्धा मनु मानवता को सफल और समृद्ध बनाने के लिए मनु के समक्ष आत्म समर्पण करती है और कहती है कि क्या कहती है? कहती है ना, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विकट विकार, यानी कि यह मेरा आत्मसमर्पण संसार सागर में निरुद्देश भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, अर्थात तुम्हारे जीवन को निश्चित दिशा देगा। आज से तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के मैं अपने जीवन को न्यौछावर करती हूँ। तो यह इसका क्या हो जाएगा? व्याख्या हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपके लिए प्रश्न बनेंगे। और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे? तो सबसे पहला आपका प्रश्न बनेगा कि श्रद्धा किसकी जीवन संगनी बनकर सेवा करना चाहती है, यानी कि जो प्यारे बच्चों श्रद्धा है वह किसकी जीवन संगनी यानी किसके साथ ब्याह करके उसकी सेवा करनी चाहती है। तो जो श्रद्धा है वह मनु की जीवनी संगनी बनकर सेवा करना चाहती है। श्रद्धा किसके संगनी बनकर सेवा करना चाहती? मनु के साथ ब्याह रचाकर। यही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पे
किसका समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा? किसका समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा? यह सब जब आप जो अभी मैंने पढ़ा था उस पद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपको वह याद हो जाएगा। जब उस पद्यांश को पढ़ेंगे तब, ठीक है ना, ऐसे नहीं याद होगा। जब आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको धीरे धीरे याद होती चली जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। क्लियर है? चलिए यहां पे अगला है प्यारे बच्चों, क्या है अगला प्रश्न? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रद्धा का समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान है। किसका है प्यारे बच्चों? श्रद्धा का समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यहाँ पे, सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल संस्कृति का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो वह है प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। तो सजल संस्कृति का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह एक अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा? समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा है? तो समर्पण लो सेवा का सार श्रद्धा ने मनु से कहा है। किसने कहा है? श्रद्धा ने मनु से कहा है। अगला 7वां प्रश्न यहाँ पे बना है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है? बनो संस्कृति के मूल रहस्य श्रद्धा द्वारा मनु के लिए कहा गया है। अब यहाँ प्यारे बच्चों 5वां टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। सारी चीजें हम लिखे नहीं है, ट्रिक्स और टिप्स के रूप में आपको दे दिए हैं, ऐसे ही आपको लिख के जाना है, ठीक है ना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहाँ स्थान क्या था? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था। इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की थी? बीएचयू से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणि निकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट का उपाधि प्राप्त की थी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मृत्यु कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। इनकी क्या क्या कृतियां हैं? जैसे पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, पाणि और प्राकृतिक और संस्कृति के एकाधिक ग्रंथों का संपादन भी प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किया था। अब आपका जो छठा टॉपिक आता है वो आता है कथा भारती पर आधारित प्रश्न। तो मैंने यहाँ पर आज प्यारे बच्चों बहादुर के कहानी का सारांश बताया है, और इसमें बहादुर का पूरा कहानी का सारांश है, इसलिए आपको इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक भी आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो बहादुर की कहानी का हम लोग सारांश देखेंगे, मतलब क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे प्यारा सा इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र मानते हुए कहानी का आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। यानी कि बहादुर की कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। और उन्होंने बताया कि बहादुर जो है यह एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा है, और वह किसी के यहाँ जाके नौकरी करता है, और वह नौकरी जब करता है तो उसको जो नौकरी देता है वह उसको बहुत ही प्रताड़ित करता है। कौन करता है? जो बहादुर को नौकरी पर रखा, ठीक है, उसी के कट व्यवहार को प्यारे बच्चों यहाँ पे पूरा बताया गया है। किसके द्वारा? अमरकांत द्वारा। अब हम लोग पूरा इसको डिटेल में पढ़ें। चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। यहाँ पे प्रश्न, अब हम आगे पढ़ते हैं। अपने संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। यानी कि आप लोग जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनके पास ढेर सारे अमाउंट में पैसे होते हैं, वो क्या करते हैं? वे अपने घर में नौकर रखते हैं, और फिर आपके भी मन में विचार आता है यार काश मेरे घर भी एक नौकर आ जाए तो हमारा सारा काम हो जाए। तो उसी प्रकार जो अमरकांत जी की पत्नी है, लेखक की पत्नी निर्मला है, वो भी एक नौकर रखने के लिए सोचती है। और यहाँ पर आगे का ये है, एक नौकर है, वो क्या है? बहादुर। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। यानी जो बहादुर है यह नेपाल का है, और कितने साल का है? 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग
आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है, यानी कि इसकी माँ बहुत इसके साथ दुर्व्यवहार करती है, जिसके कारण ये अपना घर छोड़कर भागकर शहर में चला जाता है। फिर निर्मला, वैसे भी निर्मला को एक नौकर चाहिए, फिर वह जाता है निर्मला के यहाँ नौकरी करने लगता है, यानी निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले कठोर व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने नौकरी पे रखा है। शुरू में जब आपको नौकरी पे कोई रखेगा तो आपसे अच्छा बात करेगा, फिर बाद में आपसे करवाने लगेगा काम ढेर सारा, ठीक है ना। परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम यानी कि सारा कार्य कराते हैं, गाली गलौज मारपीट इत्यादि वो करते हैं, और धीरे धीरे उसके साथ मारपीट गाली गलौज होने लगती है कि आप इतना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब होने लगता है, जिसके कारण बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। फिर परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं पर वह नहीं मिलता, और जिसके कारण वे पछताते हैं। यानी कि जब प्यारे बच्चों मारपीट जो उन्होंने किया तो बहादुर क्या करता है कि उनका घर छोड़कर त्याग कर चला जाता है। फिर उसके बाद अमरकांत की पत्नी, उनकी परिवार बहुत ढूंढते हैं उसको, लेकिन वह नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वह उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार काम की थी, इसलिए वो भाग जाता है और फिर वो पछताते हैं। तो वही बात है ना, बाद में क्या पछताया जब चिड़िया चुग गई खेत, वही यहाँ पे लास्ट में आप लाइन जोड़ सकते हैं। 8वां टॉपिक है प्यारे बच्चों श्लोक पर आधारित प्रश्न से। जी हाँ, श्लोक पर आधारित प्रश्न आपका बनेगा, जो कि प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक क्या है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वाविधानम धर्मस्य च धनस्य च। तो यह आपका श्लोक है। अब इस श्लोक का आपका संदर्भ और अनुवाद करना, यह सुभाषितानिम नामक पाठ से लिया गया है। एक बार ध्यान देना, सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है संस्कृत के, और ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आपके आता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? जल की एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विधाओं धर्म और धन यानी उसको संग्रह करने का भी यही हेतु, एक कारण और रहस्य है। बस अगला यहाँ पे बच्चों मुहावरे से प्रश्न है, आपका व्याकरण से मैंने लिया है। एक यहाँ पे पहला मुहावरा क्या है? आंखें फेरना। आंखें फेरना अर्थात मुंह मोड़ना। नीरज ने अपने मित्र को मुसीबत में देखकर आंखें फेर ली। दूसरा यहाँ पे आग में घी डालना यानी क्रोध को और बढ़ाना। किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों का जिक्र आग में घी डालने का काम करता है, यह आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगला यहाँ पे 10वां टॉपिक है संधि विच्छेद से है, और यहाँ पे एक प्रश्न है यहाँ पे संधि विच्छेद से। जयति का संधि विच्छेद है जा धनयति, जो धन अति, जे धन अति या जय धन अति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयति का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा जे धन अति होगा, यानी कि बोले तो जयति हो जाएगा। अगला यहाँ पे है तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथ धन एव तथा धन वेव, तथे धन एव तथा धन एव। तो इसका प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तथा धन एव हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर। अब यहाँ पे विभक्ति और वचन से प्यारे बच्चों प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे? आत्मनो, आत्मनो कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? चतुर्थी एक वचन, सप्तमी द्विवचन, तृतीया द्विवचन या द्वितीया एक वचन। तो यह है प्यारे बच्चों सप्तमी द्विवचन है, इट इज राइट आंसर। क्लियर है? अगला यहाँ पे आत्मने, आत्मने कौन सा प्यारे बच्चों विभक्ति और वचन है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन या सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो जो आत्मने है यह प्यारे बच्चों क्या है? यह आपकी चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। तो यह प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके टॉपिक को कवर किया गया है, और इसकी जो PDF है वो आप अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में चाहे अनसब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अभी के लिए प्यारे बच्चों सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।